Hello everyone, I welcome you all to the lecture on thermodynamics. Topic is thermodynamic equilibrium and quasi-static process. तो कब हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा? तो उसके लिए पहले हम देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है. When all forces are balanced within the system and between the system and surroundings, then only we can say that a system is in mechanical equilibrium. Means दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, विद इन द सिस्टम भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. मीन्स जितना फोर्स सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स सराउंडिंग सिस्टम पे लगा रहा होगा. तभी हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं. ये हमारा एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और ये जो गैस इनसाइड सिलेंडर है इसको हम हमारा सिस्टम कंसिडर करते हैं और ये हमारा पिस्टन है और पिस्टन और एक्सटर्नल लोड ये दोनों मिलके हमारा सराउंडिंग बनता है, सराउंडिंग 1. ओके, और ये हमारा सराउंडिंग 2 है. ओके, अब अगर ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा होगा. मीन्स जितना फोर्स सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा होगा, सराउंडिंग मीन्स पिस्टन और ये एक्सटर्नल लोड दोनों का कॉम्बिनेशन सराउंडिंग. तो जितना फोर्स सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स सराउंडिंग सिस्टम पे लगा रहा होगा. तो सिस्टम सराउंडिंग पे कितना फोर्स लगा रहा है कंसिडर करते हैं कि अभी जो सिस्टम सराउंडिंग पे फोर्स लगाएगा वो किसके कारण लगाएगा? जो प्रेशर रहेगा इनसाइड, प्रेशर जो है गैस का, उसके कारण वो फोर्स लगाएगा. तो कंसिडर करते हैं कि एट प्रेजेंट जो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर है वो P1 है. तो फोर्स वन जो सिस्टम सराउंडिंग पे लगाएगा वो क्या होगा? P1 into area. Area is A is area of this piston. Okay. Now surrounding सिस्टम पे कितना लोड लगा रहा है? वेट ऑफ द पिस्टन प्लस एक्सटर्नल लोड. ठीक है, और ये दोनों इक्वल है एट प्रेजेंट. अब अगर मैं एक लोड रिमूव कर देता हूं, लोड 4 को अगर मैं लोड 4 को रिमूव कर देता हूं तो क्या होगा? एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो इनसाइड प्रेशर है वो तो P1 ही रहेगा, सिस्टम का प्रेशर P1 ही होगा एट दैट इंस्टेंट. उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, बट दैट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट प्रेशर तो P1 ही होगा, तो फोर्स तो F1 ही होगा. ओके, और एक्सटर्नल जो लोड है वो क्या होगा? WP वेट ऑफ द पिस्टन प्लस लोड 1 2 3. और इस इक्वेशन से हमको समझ में आता है कि F1 इज ग्रेटर देन WP प्लस लोड 1 2 3. ओके, तो इसका मतलब एक नेट फोर्स जनरेट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन जो कि सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा है और पिस्टन मूव करेगा. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. नेट फोर्स जीरो नहीं है, हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और जो पिस्टन है वो मूव करेगा. तो ऐसे ही अगर मैं एक करके सारे लोड रिमूव करूं, ओके, टिल ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे ना पहुंच जाए. ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन हम देखते हैं इसको एनिमेशन से. देखिए जैसे जैसे लोड रिमूव कर रहे हैं तो पिस्टन मूव कर रहा है. ओके, अब ये जो सिस्टम है ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया.
अब एट दिस इंस्टेंट फिर से पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फिर से फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, तभी पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। तो फिर से हम फोर्स बैलेंस करते हैं, कंसिडर करते हैं कि इनसाइड प्रेशर एट दिस इंस्टेंट इज P2। ओके, तो फोर्स क्या होगा, F2 इज इक्वल्स टू P2 इंटू एरिया। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ पिस्टन। अभी क्योंकि बस पिस्टन है, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है। ओके, अब अगर मैं फिर से एक्सटर्नल लोड लगाऊं इस पिस्टन पे, तो फिर से क्या होगा, ये पिस्टन डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेगा। ओके, अब हम 3 लोड लगाए हैं, लोड 1, लोड 2, लोड 3। ओके, अब कोई एक्स्ट्रा लोड हम नहीं लगा रहे, तो फिर क्या हुआ, फिर से ये पिस्टन एक पॉइंट पे आके रुक गया, एक स्टेट पे आके रुक गया। ओके, अब फिर से पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि नेट फोर्स फिर से ज़ीरो हो रहा होगा। तो अभी फोर्स जो है कुछ, इसका इनसाइड प्रेशर P होगा, तो फोर्स जो होगा वो प्रेशर इनटू एरिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ पिस्टन प्लस लोड 1 2 3। ओके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया, और क्या हम ये बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस कर रहे थे तो इनसाइड गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, राइज हो गया कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, और अगर हम थोड़ी देर वेट करें तो क्या होगा कि ये पिस्टन नीचे डिस्प्लेस होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट से, लेकिन नीचे डिस्प्लेस होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो इनसाइड गैस टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और इनसाइड गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो एक थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ओके, एक थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, और कंसिडर करते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts और इनसाइड गैस उसका टेम्परेचर Tg, तो एक थर्मल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, और इसके कारण क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। ओके, Tg Ts हीट ट्रांसफ़र होगा। अब जब हीट ट्रांसफ़र होगा तो उसके कारण क्या होगा कि जब टेम्परेचर कम होगा तो इनसाइड प्रेशर भी थोड़ा कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो फिर से मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब कि जब तक के मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आता, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स जब दोनों, अब ये हीट ट्रांसफ़र कब स्टॉप होगा, जब Tg विल बी इक्वल्स टू Ts हो जाए, देन ओनली Q विल बी ज़ीरो, तो फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में भी आना जरूरी है। ओके, तो हम देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज इफ द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, देन द सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन्स इनसाइड टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मीन्स ऐसा नहीं कि लोकली कहीं कुछ अलग टेम्परेचर है, इस लोकेशन में कुछ अलग टेम्परेचर है, इस लोकेशन में कुछ अलग टेम्परेचर है, नहीं, फिर हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है। हमको पूरे सिस्टम का एक टेम्परेचर बताना है, और वो कब अचीव हो सकता है, जब इनसाइड थर्मल ग्रेडियंट नहीं हो। तो फिर इनसाइड टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ओके, तो फिर इनसाइड ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बट
ये सिस्टम का टेम्परेचर सेम हुआ, बट सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो अगर अलग है, ओके, तो फिर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ और हीट ट्रांसफ़र होगा। और ये कब तक होगा? जब तक कि Tg इज इक्वल्स टू T सराउंडिंग नहीं हो जाए। जब ये कंडीशन हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो जाएगा और तब मेरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, नाउ स्टिल कैन आई से सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? द आंसर इज नो। अभी भी हम नहीं बोल सकते कि सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इनसाइड जो गैस है वो मिक्सचर है फ्यूल और एयर का। ओके, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। ओके, और हम जानते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के लिए कुछ वो या तो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ओके, हीट गेन करेगा या हीट लूज़ करेगा। ओके, और अगर हीट गेन और हीट लूज़ करेगा तो फिर से सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हम अभी भी नहीं बोल सकते कि हमारा सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमको केमिकल इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम जनरली केमिकल प्रोसेस जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो फिर क्या होगा? इनसाइड मास का डिफ्यूज़न होगा। ओके, तो भी वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम कब आएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम तब होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और इफ द टोटल गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट गोज थ्रू अ मिनिमम वैल्यू। तब हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और जब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा और फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा। और तब हम बोल सकते हैं कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, so if all the three equilibrium condition is satisfied, then only a system can be in thermodynamic equilibrium। और अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है देन उसका स्टेट चेंज होगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, उसका स्टेट चेंज होगा जब तक के इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ओके, हमको ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स का एनालिसिस होता है, सिस्टम का जो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे होता है। ओके, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ सिस्टम है। ओके, और जब तक के इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मिलता हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं चलेगी। इसीलिए थर्मोडायनेमिक जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिपेंड करता है। ओके, अगर और जो हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है, ओके, वो एक्चुअली नॉन इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है सिस्टम का, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमको ये नहीं बताएगा कि एक सिस्टम स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 पे गया तो कितना टाइम लगा। वो बस स्टेट पॉइंट 1 पे उसके प्रॉपर्टीज़ बता सकता है, स्टेट पॉइंट 2 पे प्रॉपर्टीज़ बता सकता है, और 1 और 2 के बीच में प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हुए और क्या हीट इंटरेक्शन हुआ, मीन्स वहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जाने में क्या हीट इंटरेक्शन हुआ या कितना वर्क इंटरेक्शन हुआ, वो हमको बता सकता है। बट कितना टाइम लगेगा स्टेट चेंज होने में वो हमको थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। बट जो हीट ट्रांसफ़र है वो हमको बताता है कि एक सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट पॉइंट 2 जाने में कितना टाइम लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस है,
ठीक है, ये एक नॉन इक्विलिब्रियम एनालिसिस है सिस्टम का। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स में और हीट ट्रांसफर में। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर द मैक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइंड फॉर एंड सिग्निफिकेंट टू ओनली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मीन्स जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो बस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही डिफाइंड होते हैं। ओके, मीन्स ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि आप जैसे देखिए, अगर मुझे ये पीवी प्लॉट है, ओके, और अगर मुझे इस सिस्टम का कुछ प्रेशर चाहिए, जैसे अगर ये स्टेट पॉइंट 2 है, ओके, या कंसिडर करते हैं इस स्टेट को, इस स्टेट पे अगर मुझे इसका प्रेशर चाहिए, ओके, प्रेशर सिस्टम का, अब सिस्टम का प्रेशर चाहिए तो पूरे सिस्टम का एक प्रेशर होना चाहिए, तभी तो मैं उसको यहाँ इंडिकेट कर सकता हूँ। बट अगर इस लोकेशन में कुछ और प्रेशर होगा, इस लोकेशन में कुछ और प्रेशर होगा, ओके, या फिर इस लोकेशन में कुछ और टेम्परेचर है, इस लोकेशन में कुछ और टेम्परेचर है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? ओके, तो हमको वेट करना पड़ेगा जब तक के इनसाइड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो पूरे सिस्टम का एक वैल्यू होगा, एक ही टेम्परेचर होगा, एक ही प्रेशर होगा। ओके, जनरली हम अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो प्रेशर में डिफरेंस आता है। ओके, बट टेम्परेचर जो है वो आपका मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप जाएंगे थोड़े डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम बंच में लें मॉलिक्यूल्स को, ओके, तो वो लोकेशन वाइज डिफरेंस नहीं आना चाहिए, विद इन द सिस्टम ग्रेडियंट नहीं आना चाहिए। ओके, तभी हम पूरे सिस्टम का एक वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो अगर विद इन द सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो उसका एक वैल्यू होगा, और वो एक वैल्यू हम यहाँ पास इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट मुझे पूरे सिस्टम का प्रेशर अगर पता होगा और इस सिस्टम का वॉल्यूम अगर मुझे पता है तो मैं इस स्टेट को इंडिकेट कर सकता हूँ। ओके, तो इसलिए किसी सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है वो किसी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में ही डिफाइंड होता है। ओके, now the question is, since the properties describe the state of a system only when it is in equilibrium, how can we describe the states of a system during a process if the actual process occurs only when equilibrium does not exist? Means कि अगर मुझे वर्क आउटपुट चाहिए किसी सिस्टम से तो पिस्टन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ओके, वो पिस्टन डिस्प्लेस होना चाहिए। जैसे ये पिस्टन है मेरा, ये पिस्टन जब तक के डिस्प्लेस नहीं होगा मुझे वर्क आउटपुट कैसे मिलेगा? बट अगर वो डिस्प्लेस करेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ओके, बट अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए उस सिस्टम का, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग स्टेट पे उसके प्रॉपर्टी चाहिए, तो फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम रहेगा तो हमको वर्क ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो हमारे दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मीन्स वो नियर टू इक्विलिब्रियम रहे, ओके, वो नियर टू इक्विलिब्रियम रहे और हमको कुछ वर्क आउटपुट भी दे। जैसे कि अगर हम ये प्रेजेंट एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं ये लोड रिमूव करता हूँ, ये पिस्टन सडनली टॉप डेड सेंटर पे पहुँच गया, अगर लोड एक्सर्ट कर रहा हूँ सडनली बॉटम डेड सेंटर पे आ गया, तो आप ये देख रहे हैं कि जो पिस्टन है अगर लोड रिमूव कर रहे हैं, मास, पूरा मास अगर रिमूव करते हैं, सडनली मूव कर रहा है, पूरा मास एक्सर्ट करते हैं तो सडनली कंप्रेस हो जा रहा है। तो बीच में क्या हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आएगा। मुझे उसका इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट पता है, उसका फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट पता है, ओके, लेकिन इन बिटवीन मुझे कोई भी स्टेट नहीं पता क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं। इतना फास्ट प्रोसेस था कि वो इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं बीच में कभी भी। तो मुझे बीच में उसके किसी भी उस प्रोसेस के बीच में
अगर कोई किसी भी स्टेट पे प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। ओके, बट वर्क जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे मिल रहा है, या वर्क इनपुट अगर मैं कर रहा हूँ तो वो हो रहा है। ओके, तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर प्रोसेस बहुत फास्ट होगा तो फिर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्रोसेस बहुत स्लो करना चाहिए। मीन्स ये जो लोड मैं एक्सर्ट कर रहा हूँ इसको पार्ट्स में एक्सर्ट करना चाहिए, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में लोड एक्सर्ट करना चाहिए। अगर मैं स्मॉल अमाउंट में करूँगा तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा ही डिस्प्लेस होगा। ओके, इसी से हमारा जो एक प्रोसेस डिफाइंड हुआ, ओके, और वो प्रोसेस है क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ओके, तो क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या है? This process is one in which the deviation from thermodynamic equilibrium is very small, and all the state the system passes through during a quasi equilibrium process may be considered equilibrium state. Means हम इसको इतने स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करेंगे इक्विलिब्रियम से कि जो वो बहुत करीब रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के भी, और वो डिस्प्लेस भी हो जाएगा, पिस्टन डिस्प्लेस भी हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी मिल जा रहे हैं और वर्क ट्रांसफर भी मिल जा रहा है। बट इसको करने के लिए हमको बहुत स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लोड है उसको बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। सो if the weights on the piston are small and are taken off one by one, the process could be considered equilibrium state. Means अगर यहाँ अगर ये लोड मैं बहुत स्मॉल पार्ट में अप्लाई करूं तो क्या होगा, पिस्टन बहुत स्लोली नीचे आएगा। ओके, या फिर अगर मैं बहुत स्मॉल पार्ट में रिमूव करूं तो पिस्टन बहुत स्लोली ऊपर जाएगा। ओके, और बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स से होके जाएगा। तो फिर मैं उन सब पॉइंट्स के पे उस सिस्टम का प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, सो दिस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। यहां देखिए, जब लोड हम रिमूव कर रहे हैं, एक एक करके लोड रिमूव कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट से होते हुए जा रहा है। अगर हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं, एक एक छोटा छोटा लोड अप्लाई करते हैं, तो भी ये बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमको बहुत स्मॉल पार्ट में लोड अप्लाई करना था, इसलिए अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैन बी व्यूड एज अ सफिशिएंटली स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। और क्या होता है कि जब पिस्टन बहुत स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस होता है और दूसरे पॉइंट पे जाता है, दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाता है, तो क्योंकि वो बहुत स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ है तो इंटरनली सारे प्रॉपर्टीज़ बहुत फास्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं और नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके, फिर मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, एक लोड रिमूव करेंगे, फिर वेट करेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आने का, फिर एक लोड रिमूव किया, फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आने का। ओके, सो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो है, बट हमको यहाँ पास हमारे दोनों ही जो नीड है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी मिल रहा है, जिसके कारण हम उसके प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट पॉइंट्स पे, और पिस्टन डिस्प्लेस हो रहा है तो हमको वर्क आउटपुट भी मिल रहा है। ओके, और एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये है तो आइडियल प्रोसेस,
quasi-static process is a ideal process, but many actual process closely approach a quasi-static process. जो actual process है वो somewhat approach करते हैं इस quasi-static equilibrium process को या quasi-static process को, इसलिए हम quasi-static process के बारे में स्टडी करते हैं. Quasi means होता है एक्चुअली ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट स्टैटिक, मीन्स वो पिस्टन जो है वो इतने स्मॉल अमाउंट से मूव करेगा कि वो आपको ऑलमोस्ट स्टैटिक ही लगेगा, उसका मूवमेंट हमको नहीं दिखेगा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.